पावर्ड बाय मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, करोड़ों का लोन चुटकियों में। जिंदगी इतनी लाचार, बदहाल और बेबस हो जाए कि गंदे पानी के नाले में कीड़े मकोड़ों की तरह इंसान रेंगने लगे। दूर देश को ले जाने वाले विमानों और जाने के लिए मर रहे इंसानों के बीच एक दीवार कोहराम की वजह बन जाए। गली नुक्कड़ चौराहों पर आतंकियों के डेरे हों, बाहर नहीं निकलने देने के लिए उनके जुल्म के घेरे हों, वो कपड़ा जिसको आप जींस कहते हैं उसके पहनने की सजा पर पीठ पर बेहिसाब कोड़े हों, किसी लड़की से बात करते हुए पकड़े जाने पर बेल्ट दर बेल्ट के थपेड़े हों, ऐसी जगह पर जिंदगी को क्या जिंदगी कह सकते हैं। ये जहन्नुम से भी कहीं खराब तस्वीर है जिसको आज की तारीख में हम अफगानिस्तान कहते हैं। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज हम जिस अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं वहां मौत कब और कितनी भयावह होगी, कितने लोगों की जिंदगी के चीथड़े उड़ा देगी, कोई नहीं जानता। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट के एबे गेट पर यह तस्वीर थी। ब्रिटेन और अमेरिका के सैनिक उन अफगानियों का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे जो अफगानिस्तान छोड़ने के लिए लगातार जमा हो रहे थे। रोज की तरह चीखते चिल्लाते लोग थे। उनकी मदद में जितना बन पा रहा था उतनी मदद करते विदेशी फौजी थे। पानी के लिए बेचैन और भूख से तड़पते लोगों, खासकर बच्चों और महिलाओं को राहत पहुंचाने की कोशिशें थी और बाहर हालात पर निगरानी रखे हुए जवान भी थे। इसी समय एबे गेट पर एक धमाका होता है। इस धमाके के थोड़ी देर बाद एक और धमाका होता है और वो बलून होटल के पास हुआ। काबुल एयरपोर्ट पर दो आत्मघाती हमले और उसके बाद लाशों का अंबार, खून से सनी दीवारें और नाले के पानी का रंग लाल। इस हमले में अमेरिका के 13 कमांडो समेत 100 से ज्यादा लोग मारे गए। 200 से अधिक लोग घायल हुए। घायलों को कूड़ा ढोने वाली गाड़ी से या फिर लोगों की मदद से अस्पताल ले जाते हुए देखा गया। दरअसल काबुल एयरपोर्ट के दो हिस्से हैं, सिविलियन और टेक्निकल। सिविलियन साइड पर तालिबान का कब्जा है, लेकिन टेक्निकल साइड अमेरिकी और नेटो फोर्स के हिस्से में है, उसके नियंत्रण में है। ये एरिया बहुत बड़ा है और यहीं से सभी उड़ानें चल रही हैं। टेक्निकल एरिया में 3 गेट हैं, नॉर्थ, ईस्ट और एबे। इसी एबे के पास ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद की तस्वीरें बहुत ही भयावह और विचलित करने वाली रहीं, जो आप कुछ देर से देख ही रहे होंगे। मगर आज हम तमाम घटनाओं या तस्वीरों को दिखाने नहीं आए जो आप देखते रहे, बल्कि अर्ध सत्य उस आधे सच को पकड़ने का नाम है जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता। लिहाजा जो कुछ भी आप देखते रहे हैं या जितना कुछ आपसे कहा जाता रहा है, उसका मतलब क्या है, उन सब के पीछे का मकसद क्या है, और हम जब हिंदुस्तान में बैठे हैं तो हमारे लिए इसकी अहमियत क्या है, या यूं कहिए कि हमारे लिए इसमें खतरा क्या है और कितना है, ये सब जानना जरूरी है। इसलिए अब जरा गौर से चीजों को समझते सुनते चलिए। जो धमाका काबुल एयरपोर्ट पर हुआ उसके जिम्मेदारी आईएस खुरासान, जिसको ISIK कहा जाता है, यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान, इस आतंकवादी गुट ने अपने आत्मघाती उन आतंकियों की तस्वीर भी जारी की उस हमले की जिम्मेदारी लेने के बाद जिन्होंने एयरपोर्ट पर अपने आप को उड़ा लिया था। फिर सवाल यही उठता है कि IS खुरासान क्या है, इसका सरगना कौन है और इसने काबुल के धमाके में आखिर क्या किया और क्यों किया। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि इराक से लेकर अफगानिस्तान तक, सीरिया से लेकर सिंध तक जितने भी आतंकी संगठन हैं, उनका मास्टर प्लानर कौन है? तो वो है पाकिस्तान।
खासकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। अब एक तस्वीर देखिए, इसमें आपको 4 आतंकी सरगना दिख रहे हैं। ये वो आतंकी हैं जिन्होंने इस्लाम के नाम पर दुनिया में तबाही और खौफ का ऐसा अंधड़ खड़ा किया जिससे दुनिया कांपती रही और आज भी दहल जाती है। पहला है ओसामा बिन लादेन, जिसका आतंकी संगठन है अल-कायदा। दूसरा है मुल्ला उमर, जिसने 1994 में तालिबान बनाया और वही तालिबान आज अफगानिस्तान पर कब्जा किए हुए हैं। तीसरा आतंकी सरगना है जलालुद्दीन हक्कानी। लादेन और मुल्ला उमर की तरह ये भी मर चुका है। इसका संगठन है हक्कानी नेटवर्क। और चौथा चेहरा है अबू बकर अल बगदादी, जिसने दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन ISIS खड़ा किया। इन चारों का आप पाकिस्तान कनेक्शन जरा समझिए। ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने जब 2011 में मारा तो उस समय वो पाकिस्तान के एबटाबाद में रह रहा था, जो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से महज 50 किलोमीटर दूर है। यानी पाकिस्तान की पनाह में था ओसामा बिन लादेन। मुल्ला उमर अफगानिस्तान में जो तालिबान की पहली सरकार 1996 से 2001 तक चली, उसका मुखिया था। 2015 में इस बात का खुलासा हुआ कि वो 2 साल पहले यानी कि 2013 में ही मर चुका है। कहा यह गया कि वो बीमार चल रहा था और अफगानिस्तान से लगे पाकिस्तान के क्वेटा इलाके में रह रहा था। अमेरिका ने उस पर $1 करोड़ यानी कि करीब 73 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। अब जलालुद्दीन हक्कानी के बारे में सुनिए। लादेन और मुल्ला उमर की तरह जलालुद्दीन भी वो मुजाहिद था जो 80 के दशक में अफगानिस्तान में रूसी सेना के खिलाफ अमेरिका की मदद से लड़ रहा था, लेकिन बाद में वह भी मुल्ला उमर और लादेन की तरह अमेरिका का दुश्मन बन गया। अफगानिस्तान में जब तालिबान की सरकार आई और मुल्ला उमर उसका मुखिया बना तो जलालुद्दीन को कबायली मामलों का मंत्री बनाया गया। तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को साथ लाने का काम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने किया था और आज भी हक्कानी नेटवर्क ISI के इशारे पर ही काम करता है। 2018 में जब जलालुद्दीन हक्कानी मरा तो उसके बाद उसका बेटा सिराजुद्दीन इस संगठन का सरगना बना और आज जो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने जा रही है उसमें सिराजुद्दीन एक मंत्रालय लेकर बैठेगा, यह आप तय मानिए। इसी सिराजुद्दीन का चाचा यानी कि जलालुद्दीन का भाई खलीलुद्दीन हक्कानी अभी तालिबान की तरफ से काबुल की सुरक्षा की देखरेख कर रहा है। अब ये देखिए कि उसके रहते हुए ही एयरपोर्ट पर 2 बड़े धमाके हो गए। समझिए, पाकिस्तान, तालिबान, हक्कानी नेटवर्क, ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो जिस आतंकी संगठन ने आत्मघाती धमाके किए यानी कि IS खुरासान, उसने तालिबान से दुश्मनी में ऐसा किया क्या? बिल्कुल नहीं। इसी को अब समझना जरूरी है। जिन 4 आतंकी सरगनाओं की हमने बात की उनमें से चौथा है अबू बकर अल बगदादी। वह लादेन, मुल्ला उमर और जलालुद्दीन हक्कानी से कहीं अधिक खूंखार और बड़ी आतंकी फौज का सरगना था, जिसके ऊपर अमेरिका ने करीब 225 करोड़ का इनाम रखा था। पहले तो बगदादी लादेन के अल-कायदा का ही आतंकी था, लेकिन बाद में उसने अपना संगठन बनाया जिसको नाम दिया ISIS यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। 2014 से लेकर 2017 तक बगदादी ने इराक से लेकर सीरिया तक वो कहर बरपाया। दरिंदगी की वो तस्वीरें उसने दुनिया को दिखाई और उसके आतंकवादियों की फौज शहर दर शहर वो तैमूर लंगी कब्जा किए जा रही थी कि उसने हर घिनौने और बर्बर चेहरे को अपने आगे छोटा कर दिया था। 2017 के बाद से बगदादी के खात्मे की शुरुआत होने लगी और 2019 में सीरिया में जब अमेरिकी कमांडोज ने उसे घेर लिया तो उसने खुद को उड़ा लिया था। उसी बगदादी का एक आइडिया था इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान ISK। खुरासान आज की तारीख में ईरान का एक सूबा है जिसका पूरा दायरा आपको नक्शे में अभी दिख रहा है। खुरासान फारसी के 2 शब्दों से मिलकर बना है, खुर यानी सूरज और असान या अयान मतलब आना, यानी कि जिस हिस्से से सूरज आता है। ईरान का यह पूर्वी हिस्सा है, इसलिए खुरासान है। यह आज भी केसर, पिस्ता, सिल्क, कालीन, कपास और नीलमणि वगैरह के लिए जाना जाता है दुनिया भर में। लेकिन इतिहास में खुरासान साम्राज्य के दायरे में पूर्वी ईरान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, चीन का एक बड़ा हिस्सा और भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर तक माने जाते हैं। ये नक्शा जो अभी आपके सामने है उसका दायरा आप देखिए कितना बड़ा है और इस पूरे इलाके को IS खुरासान इस्लामिक स्टेट में बदलना चाहता है।
इस आतंकवादी संगठन में ज्यादातर तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तालिबान के आतंकी हैं, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। जब मुल्ला उमर मर गया उसके बाद तालिबान के आतंकियों की एक बड़ी तादाद इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान में चली गई या उनसे हाथ मिला लिया। इस संगठन का हेडक्वार्टर अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में है, जो आपको नक्शे में दिख रहा होगा। और इसी नांगरहार में अमेरिका ने ड्रोन से हमला कर उस आतंकवादी के चीथड़े उड़ाने का दावा किया है जो 26 अगस्त को काबुल धमाके का मास्टरमाइंड था। अब सवाल यह है कि जो मारा गया वो कौन था? 2020 से ISIS खुरासान का सरगना शहाब अल मुहाजिर है। तो क्या अमेरिका ने शहाब को मारा है? खैर, इस संगठन और हक्कानी नेटवर्क के बीच अच्छा मेल है। और अब आप सोचिए कि जब हक्कानी नेटवर्क के पास काबुल की सुरक्षा का जिम्मा है और तभी IS खुरासान एयरपोर्ट पर धमाका कर दे, फिर इस खेल में मास्टरमाइंड कौन हो सकता है? जाहिर है पाकिस्तान। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर पाकिस्तान हो, तालिबान को पनाह देता है वही, हक्कानी नेटवर्क का मालिक मुख्तार है वही, अलकायदा को पनाह और मदद देता है वही, और हक्कानी नेटवर्क IS खुरासान की बनती है आपस में, फिर गेम तो इमरान खान और उनकी आर्मी ISI ही कर रही है ना। ये ठीक है कि तालिबान धमाके को लेकर IS खुरासान के खिलाफ बोल रहा है, लेकिन ये बोलना भरी तो है। 31 अगस्त तक नेटो की फौज को अफगानिस्तान से बाहर जाना है। ऐसे में तालिबान से कहीं ज्यादा खूंखार एक आतंकवादी संगठन के खून खराबे को दिखा दिया जाए तो शायद तालिबान बेहतर लगने लगे। हो सकता है इसी मकसद से ये धमाके करवाए गए हों। IS खुरासान से अमेरिका की पुरानी दुश्मनी है। जो पिछली अफगानी सरकार थी, उसकी फौज और अमेरिकी सेना से न जाने उसने कितनी बार भयानक जंग की। 2017 से लेकर के आज की तारीख में लगभग 100 हमले उसने किए होंगे। अमेरिका ने नांगरहार में उसके मुख्यालय के ऊपर मदर ऑफ ऑल बम 2017 में गिरा दिया था, लेकिन यह आतंकी संगठन उसके बाद भी खत्म नहीं हुआ, अलबत्ता खतरनाक होता चला गया। उसके नाम की हैवानियत और हिंसा का गुनाह अगर तालिबान के खौफनाक चेहरे को थोड़ा ठीक कर दे तो इसमें बुराई ही क्या है? यही बात इमरान सरकार ने सोची होगी और यह कहने का कारण भी बहुत वाजिब है। अब आपको इमरान खान का बयान सुना रहा हूं। एक बयान सुनिए और सच भी देखिए। तो वो लोग आजादी चाहते हैं और अब जो हालात हैं अफगानिस्तान में, हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए, और मैं दुनिया की कम्युनिटी को कहता हूं, पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अफगानिस्तान की इस वक्त उनकी गवर्नमेंट की मदद करें। जो तालिबान है उन्होंने क्या चीजें कही? उन्होंने कहा कि हम सबको शामिल करेंगे। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। यही तो चाह रहे थे दोहा के अंदर जो टॉक्स थी, उसमें क्या चाह रहे थे तालिबान से कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, वो मान गए हैं। इमरान खान कह रहे हैं कि तालिबान कह रहा है कि सभी को साथ लेकर चलेंगे, उसकी ये बात दुनिया मान ली। ये जो एयरपोर्ट के पास नाले से होकर लोग आ रहे हैं, जानते हैं कौन है? अफगानी हैं और भागना चाहते हैं अफगानिस्तान से, क्योंकि डर है कि तालिबान मार देगा। तालिबान ऐसे लोगों की शिनाख्त कर रहा है जिन्होंने इससे पहले की अफगानी सरकार और अमेरिकी फौज की मदद की है। हजारा कबीले की लड़कियां हैं, तालिबान का उन पर कहर बरस रहा है। यह कम्युनिटी अफगानिस्तान में 40 लाख की आबादी में है। पख्तूनों के बाद ताजिकों की जो सबसे बड़ी आबादी है, उन्होंने पंजशीर वैली में तालिबान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर रखा है। इस युद्ध में तालिबान के लड़ाके लगातार मारे जा रहे हैं। युद्ध की तस्वीरें आप देख रहे हैं और यह भयानक चल रहा है। तालिबान ने उनसे बात कर कोई रास्ता निकालने की कोशिश की है और वो कर भी रहा है, लेकिन बात बन नहीं रही है। उधर उज़्बेक भी भाग रहे हैं, वे भी बड़ी संख्या में हैं अफगानिस्तान के अंदर, और इमरान कह रहे हैं कि तालिबान सबको साथ लेकर चल रहा है और चलेगा। क्या मजाक है। अभी तो और सुनिए। ह्यूमन राइट्स है, वो कहते हैं हाँ ह्यूमन राइट्स। एमनेस्टी उन्होंने सबको माफ कर दिया और उन्होंने कहा कि हम अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे दहशतगर्दी के लिए। ये दुनिया चाहती थी। तो जब उन्होंने ये कह दिया है तो ये क्या मतलब कि नहीं जी वो आगे पता नहीं अपनी जुबान पे खड़े होंगे या नहीं होंगे? भाई जब नहीं होंगे तब देखें, अभी क्यों शुरू हो गए हैं? जानते हैं सारी जहालत और दहशत की जड़ एक ही है, पाकिस्तान।
जिस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि तालिबान ने वादा कर दिया है कि अपनी जमीन का इस्तेमाल दहशतगर्दी के लिए नहीं करेंगे, तो यकीन कर लीजिए उस इमरान खान के पास इस बात का क्या जवाब है कि उनके यहाँ का एक आतंकी, बल्कि आतंकी सरगना जैश मोहम्मद का मुखिया मौलाना मसूद अजहर तालिबान के पॉलिटिकल हेड मुल्ला बरादर से कंधार में मिलता है। क्यों मिलता है जानते हैं? कंधार का जिक्र आते ही 1999 का भारतीय यात्री विमान IC-814 के अपहरण की याद आ जाती है। हिंदुस्तान को अपने यात्रियों को छुड़ाने के लिए इसी मसूद अजहर को रिहा करना पड़ा था, अलबत्ता कंधार तक जाकर छोड़ना पड़ा था। और संयोग देखिए कि उस समय भी तालिबान की सरकार थी अफगानिस्तान में। आज उसी कंधार में वही मसूद अजहर उसी तालिबान के नेता से बात कर रहा है। खबर यह है कि उसने कश्मीर में जिहाद के लिए मुल्ला बरादर से मदद मांगी है और इमरान खान कहते हैं कि तालिबान दहशत के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देगा। अब जरा उनका अगला बयान सुनिए। सबसे ज्यादा दुनिया को क्या करना चाहिए? पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अफगानिस्तान में अमन हो। 40 साल से वहां इंतशार है, उनके लोगों ने कितनी मुश्किलों का सामना किया है। अब वक्त आ गया कि दुनिया मदद करे अमन लाने के लिए वहां, और वो कोशिश करे। अगर तालिबान कोशिश कर रहे हैं सबको शामिल करके वो अमन की बात कर रहे हैं, तो उनकी मदद करें। इमरान खान जिस इंसानियत और बेहतर हुकूमत की उम्मीद तालिबान से कर रहे हैं, उसका सारा सच आपने देखा, लेकिन कुछ और नश्तर जैसे सच हैं, सवाल हैं, उनको भी मैं दिखाना चाहता हूं। यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। अफगानिस्तान की तरफ से लोग तालिबान से बचने के लिए पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते हैं। खाने को कुछ नहीं है, पता नहीं कब से नहीं खाए हैं, पीने को पानी नहीं है, कड़ी धूप है और जानलेवा घुटन है। लेकिन पाकिस्तान अपने दरवाजे नहीं खोल रहा, उसने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं। और इधर तालिबान है जो लोगों को उधर जाने नहीं दे रहा है। ये है इमरान खान की इंसानियत। उधर काबुल की हालत ये है कि 3000 में पानी की एक बोतल और 7,500 रुपए में, सुनिएगा, 7,500 रुपए में एक प्लेट चावल मिल रहा है, और वह भी पैसा आपको अमेरिकी डॉलर में देना होगा। ऐसे में लोग घर का सारा सामान सड़क पर रखकर बेच रहे हैं ताकि परिवार को कुछ भी लाकर खिलाएं और उसको बचाएं। اقتصادی پایان شد از خاطر فروشات و سرساب اقتصاد پایان است. ما میدیم مال چیزای خود کشیدیم به فروش. علت هم دی آدمی که وضعیت خراب شد، رئیس جمهور فرار کرد. حامد است. ये उस्ताद फवाद खान हैं। क्या इमरान खान इस बात का जवाब देंगे कि तालिबान ने इनको घर से बाहर निकालकर क्यों गोली मार दी? दरअसल तालिबान की तरफदारी से इमरान खान का सबसे बड़ा और खतरनाक फरेब दिखता है। उससे उनके कई मंसूबे पूरे होते हैं, इसलिए वो इस पूरी कोशिश में हैं कि आतंकवादियों की सरकार को दुनिया मान्यता दे दे। IS खुरासान इस मकसद में अगर अपनी आतंकवादी वारदात के जरिए तालिबान की मदद कर सकता है तो कर देना चाहिए। यही पाकिस्तानी फौज और ISI भी चाहते होंगे। वैसे IS खुरासान भारत में बहुत पहले से सक्रिय है। पिछले साल उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर के अलावा केरल में भी इस संगठन से जुड़े लोग गिरफ्तार किए गए थे। लखनऊ में एक एनकाउंटर के बाद IS खुरासान मॉड्यूल का नाम अचानक चर्चा में आया था। कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में इस संगठन की पैठ है और ये भारत में गजवाए हिंद के तहत नौजवानों को आतंकी बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। जाहिर है ये सब पाकिस्तानी फौज और ISI के बगैर आसान नहीं है। यानी कि जो जैश मोहम्मद और लश्कर चाहता है वही IS खुरासान चाहता है हिंदुस्तान के लिहाज से। तो फिर IS खुरासान तालिबान का दुश्मन कैसे हो सकता है, ये समझना जरूरी है, जिसकी पैरोकारी इमरान खान खुलकर कर रहे हैं, यानी तालिबान की। मैं फिर कहता हूं, आतंक की बुनियादी तौर पर एक ही जमीन है, एक ही जड़ है और एक ही जहरीली कौम है जिसका नाम है पाकिस्तान, और उसका अगुवा आज की तारीख में है इमरान खान। अब जिस गजवाए हिंद का मैं जिक्र कर रहा था, जिसके जरिए भारत के नौजवानों को आतंकी बनाने की फिराक में IS खुरासान है, उसको भी थोड़ा समझिए। वैसे इलाके जहां इस्लामी हुकूमत नहीं है, उनको जीतने और इस्लामी कानून के तहत लाने के लिए जो युद्ध किया जाता है उसको गजवा कहते हैं, और ऐसे युद्ध को जो जीतता है उसको गाजी कहते हैं। जैसे गाजियाबाद, गाजीपुर, यहाँ गाजी रहे होंगे जिनके नाम पर इन शहरों के नाम पड़े। यानी ISIS खुरासान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, शरिया कानून के तहत इस्लामी हुकूमत की खातिर दहशतगर्दी फैलाते हैं, उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है गजवा। और अगर ये हिंदुस्तान के खिलाफ है तो गजवा हिंद है।
फिलहाल काबुल में स्थिति ये है कि दुनिया के तमाम देशों के विमान वहां से लोगों को लेकर निकल रहे हैं और आप देखेंगे कि विमान हर कुछ एक मिनट पर उड़ान भर रहे हैं। अमेरिका इस बात पर कायम है कि 31 अगस्त को उसकी सेना अफगानिस्तान छोड़ देगी। आपको यह भी लग सकता है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ या फिर हो रहा है उसके पीछे अमेरिका का हाथ भी हो सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व डायरेक्टर और अफगानिस्तान में पूर्वी अमेरिकी कमांडर जनरल डेविड पैट्रियस ने कहा है कि अगर अफगानिस्तानी सेना के पीछे अमेरिका खड़ा होता तो वे सरेंडर नहीं करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब 31 अगस्त की डेडलाइन से पहले जिन लोगों को निकालना है उन्हें निकाल लिया जाए, इसकी कोशिश में हर देश लगा हुआ है। खुद अमेरिका ने 1 लाख से ज्यादा लोगों को निकाला है। भारत ने अपने नागरिकों को लगभग निकाल लिया है। जो बच्चे खुचे हैं उनको निकालने की कोशिश चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि 1 सितंबर 2021 से जो अफगानिस्तान में तालिबान का राज होगा, उस तालिबान के हाथ में अफगानी सैनिकों के सरेंडर के बाद वे तमाम हथियार लगे हैं जो पिछले 20 साल में अमेरिका ने अफगानी सैनिकों को दिए थे। अगर आंकड़ों में आप जाएं तो अमेरिका ने अफगानिस्तान की सेना पर लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे और उनमें से 2.5 लाख करोड़ के तो हथियार ही थे। उनका ज्यादा हिस्सा तालिबान के हाथ लग चुका है। तालिबान कितना खतरनाक हो चुका है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। उधर IS खुरासान, हक्कानी नेटवर्क, तालिबान और पाकिस्तान के तमाम आतंकी संगठनों के बीच पाकिस्तानी सरकार एक गठजोड़ करा देगी और यह बहुत ही मजबूत और खूंखार टेरर नेटवर्क बन सकता है। इसका सबसे बड़ा और तुरंत का जो खतरा होगा वो हिंदुस्तान के ऊपर होगा। एक बर्बाद हाल देश का प्रधानमंत्री जो आतंकियों का पैरोकार है वह खुद भी हिंदुस्तान के लिए बड़ी मुसीबत हो सकता है। इसलिए भारत में एक मजबूत सरकार, बहुत मजबूत सेना और उससे कहीं अधिक मजबूत समाज की जरूरत है। उम्मीद है पूरा देश इस बात को समझ रहा होगा। अरसत में आज इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे अगले हफ्ते फिर होगी। इसी समय सवाल कोई नया होगा, मुद्दा कोई दूसरा होगा। तब तक के लिए नमस्कार।